नमस्कार। वाणिज्य और अर्थशास्त्र सुनने में ये शब्द अक्सर काफी भारी भरकम और जटिल लगते हैं ना। लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम इन मुश्किल लगने वाले सिद्धांतों को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। वैश्विक बाजारों के काम करने के तरीके से लेकर गहरे सांख्यिकीय डेटा तक हम हर चीज को एक बहुत ही सुव्यवस्थित मास्टर क्लास की तरह डिकोड करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप क्या है? हम इसे 4 मुख्य स्तंभों में बांटने वाले हैं। पहला है आर्थिक आधार और बाजार, दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और गवर्नेंस, तीसरा प्रबंधन और संचार रणनीतियां, और अंत में सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, जो है आर्थिक आधार और हमारा मैक्रो पर्यावरण। अर्थशास्त्र की परिभाषा हमेशा एक जैसी नहीं रही है। समय के साथ इसमें काफी दिलचस्प बदलाव आए हैं। शुरुआत में देखें तो एडम स्मिथ का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, धन सृजन या वेल्थ क्रिएशन। लेकिन बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने इस सोच को थोड़ा बदला और इसे मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर की तरफ मोड़ा। और हाँ, जे.के. मेहता की अवधारणा तो सच में बिल्कुल अलग है। उन्होंने आवश्यकता विहीनता या वांटलेसनेस की बात की। मतलब असली खुशी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर देने में है। काफी गहरी सोच है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। किसी भी बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए मुख्य रूप से 4 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। जाहिर है, बिना भूमि और काम करने वाले श्रम के तो कोई भी प्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है पूंजी का, जिसे के से दर्शाते हैं, यानी मशीनरी, पैसा या जो भी निवेश हम कर रहे हैं। और सबसे अहम, इन सारी चीजों को एक साथ पिरोने के लिए एक बेहतरीन उद्यमिता या यूं कहें कि एक कुशल संगठन की जरूरत होती है। इन बुनियादी बातों को समझने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सैद्धांतिक सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, बाजार की वो कौन सी स्थिति है जहां किसी चीज की मांग पूरी तरह से लोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है? इसका सीधा जवाब है पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। इस स्थिति में मांग का जो कर्व होता है वो एक्स अक्ष के बिल्कुल समानांतर होता है। आसान भाषा में कहें तो कीमत पूरी तरह से बाजार तय कर रहा है। अगर कोई विक्रेता अपनी कीमत में 1 पैसे की भी, जी हां, सिर्फ 1 पैसे की भी बढ़ोतरी कर दे तो उसकी मांग तुरंत गिरकर शून्य हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां औसत राजस्व, सीमांत राजस्व और कीमत तीनों बिल्कुल एक बराबर होते हैं। मैक्रो वातावरण के इन बड़े नियमों को समझने के बाद चलिए अब अपने दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और संगठन की संरचना। कॉर्पोरेट दुनिया में कानूनी नियमों को लेकर अक्सर एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मान लीजिए एक नई कंपनी अभी शुरू हुई है, तो उसके बिल्कुल पहले ऑडिटर को नियुक्त करने की पावर असल में किसके पास होती है? यहां शक्तियों का बंटवारा बहुत ही स्पष्ट है। किसी भी नई कंपनी के पहले ऑडिटर को नियुक्त करने का अधिकार हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अगर कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी की जांच करनी हो या कोई खास कंप्लायंस का मुद्दा फंस जाए, तो ऐसे स्पेशल ऑडिटर को बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में होती है। अब निवेश की बात करें तो कोई भी निवेशक ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा ना कि उसने जितना पैसा दिया है उसे वापसी में उससे कम मिले। सीधी सी बात है। इसीलिए नियम बिल्कुल साफ हैं। डिबेंचर को छूट या डिस्काउंट पर जारी जरूर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी भी, और मेरा मतलब है कभी भी, डिस्काउंट पर रिडीम नहीं किया जा सकता। रिडेम्पशन हमेशा पार वैल्यू या फिर प्रीमियम पर ही होना चाहिए। इंसानी हुनर को पैसों में मापना सच में एक बहुत बड़ा टास्क है। मानव संसाधन लेखांकन यानी एचआर अकाउंटिंग में हम इसे 2 तरह से देखते हैं। पहला है ऐतिहासिक लागत या हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब किसी को हायर करने और उसकी ट्रेनिंग पर असल में कितना पैसा खर्च हुआ। और दूसरा है अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो ये मापता है कि अगर वो बेहद टैलेंटेड और दुर्लभ कर्मचारी कंपनी छोड़कर चला जाए तो उसकी जगह किसी और को लाने में कंपनी को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता की बात करें तो बैंकों को किसी भी आर्थिक संकट से बचने के लिए एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखना होता है। धारा 42 के तहत बैंक अपने एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात को कैश, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जब बात सीआरआर यानी नकद आरक्षित अनुपात की आती है तो नियम एकदम सख्त हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही जमा रखना होता है।
इन सख्त कॉरपोरेट और वित्तीय ढांचों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे स्तंभ पर फोकस करते हैं, प्रबंधन रणनीतियां। यानी असल में लोग कैसे काम करते हैं और आपस में कैसे जुड़ते हैं। किसी भी संगठन में बातचीत के दो बिल्कुल अलग रूप होते हैं। एक तरफ है औपचारिक या फॉर्मल संचार, जो एकदम स्ट्रक्चर्ड, लिखित और एक पदानुक्रम में चलता है, जैसे ऑफिशियल ईमेल्स। और दूसरी तरफ है ग्रेप वाइन संचार। ये पूरी तरह से अनौपचारिक होता है, अचानक शुरू हो जाता है और इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे ऑफिस में कॉफी मशीन या वाटर कूलर के पास होने वाली रोजमर्रा की गपशप। दिलचस्प बात यह है कि मैनेजमेंट के सिद्धांतों में भी हमें ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन है, जो पूरी तरह से काम की गति, टाइम मोशन स्टडी और मानसिक क्रांति पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी फयोल के प्रशासनिक सिद्धांत हैं, जैसे आदेश की एकता या यूनिटी ऑफ कमांड। इसका बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। कन्फ्यूजन से बचना है तो एक कर्मचारी का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। कभी कभी बेहतरीन मैनेजमेंट का मतलब होता है पुरानी बातों को पूरी तरह से भूल जाना। जी हां, जीरो बेस्ड बजटिंग या जीबीबी का यही कॉन्सेप्ट है। इसमें पिछले साल के बजट को बिल्कुल आधार नहीं माना जाता। हर एक नए खर्च को बिल्कुल जीरो से शुरू करके सही ठहराना पड़ता है। 1962 में अमेरिका में पहली बार इस्तेमाल किया गया ये तरीका फालतू खर्चों को रोकने का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी स्तंभ पर, सांख्यिकी और डेटा विश्लेषण। यही वो चीज़ है जो कंपनियों को असलियत को सटीकता से मापने के पावरफुल टूल्स देती है। डेटा की दुनिया में एक बड़ा ही मज़ेदार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, जब तक फील्ड में जाकर सीधा सर्वे किया जा रहा है या सीधे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, तब तक वो प्राथमिक डेटा या प्राइमरी डेटा है। लेकिन जिस पल वो डेटा किसी संकलित रिपोर्ट, वेबसाइट या किसी की अप्रकाशित थीसिस का हिस्सा बन जाता है, वो रातों रात द्वितीयक डेटा यानी सेकेंडरी डेटा में बदल जाता है। अब बात करते हैं सांख्यिकी की जान की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे गॉसेट ने पेश किया था। इसकी खूबियां एकदम साफ हैं। ये बिल्कुल एक घंटी यानी बेल के आकार का होता है, पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है, यानी इसमें कोई झुकाव या स्क्यूनेस नहीं होती। इसे मेसोकर्टिक भी कहते हैं, मतलब इसका कर्व ना तो बहुत नुकीला है और ना ही एकदम चपटा। और इसकी सबसे खास बात, इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी मीन, मीडियन और मोड तीनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं और कुल क्षेत्रफल एक होता है। जब हमें डेटा के बीच कोई मैथमेटिकल रिश्ता या कनेक्शन ढूंढना होता है, तो हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक कोएफिशिएंट वैल्यू देता है, जो हमेशा सख्ती से +1 से -1 के बीच ही रहती है। लेकिन अगर हमें डेटा को रैंक के हिसाब से देखना है, जैसे पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन, तो वहां हम खासतौर पर स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। फाइनली, जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तो आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर चाय स्क्वायर जैसे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तय पैमानों पर निर्भर हुए बिना दो अलग अलग विशेषताओं के बीच के छिपे हुए कनेक्शन या उनके स्वतंत्र होने की जांच करते हैं। काफी पावरफुल टूल है ये। तो ये सब हमें सोचने के लिए एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो प्रैक्टिकल डेटा है, ये जो डायनामिक मैनेजमेंट है और वो जो बुनियादी अर्थशास्त्र हमने शुरू में देखा, ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि किसी भी बड़ी ग्लोबल कंपनी की सफलता या विफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि ये चारों स्तंभ एक साथ कितनी मजबूती से खड़े हैं। एक सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए इन चारों का परफेक्ट तालमेल बेहद जरूरी है। वाणिज्य की इस विशाल दुनिया में और भी गहराई से जाने के लिए यह बस एक शुरुआत है।